नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मंच के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमी के जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। इस वीडियो से आपकी एक क्विक रिवीजन होगी जो कि आपको आने वाले आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं पहले टॉपिक के बारे में। अभी रिसेंटली ये एस्टिमेट लगाया गया है कि भारत की फाइनल क्वार्टर जो था आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, इसमें 6.1% रही है, जिसके कारण अभी हमारी जो रिवाइज्ड जीडीपी है दैट इज अराउंड 7.2% से ग्रो करी है, वेयर एज जीवीए हमारा 7% से ग्रो किया है। ऑल्दो पिछले साल की तुलना जीवीए थोड़ा कम ग्रो किया है, बट जीडीपी में अच्छा खासा हमें नंबर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर करंट हमने एस्टिमेट लगाया था कि हमारी जो इकॉनमी है वो 7% के आसपास से ग्रो कर रही होगी, बट ये नंबर काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हमें देखने को मिला है इंडियन इकॉनमी में, जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, चाहे हम गुड्स की बात करें चाहे हम सर्विसेज की बात करें। ये हाईएस्ट नंबर में देखने को मिले हैं 2014-15 के मुकाबले में, मतलब उस समय हमें अच्छा नंबर देखने को मिला था और उसके बाद अब हमें हाईएस्ट नंबर देखने को मिला है। इसके साथ साथ प्राइवेट कंजप्शन भी 2006-07 के बाद अब हाईएस्ट नंबर पे पहुंच चुका है। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब अगर मैं 100 रुपये इकॉनमी में लगा रहा हूं तो इससे कितना कैपिटल जनरेट हो रहा है, ये भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2013-14 के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि भैया इंडिया की इकॉनमी आने वाले समय में भी अच्छा ग्रो करेगी। अभी इस साल जीवीए के अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% की आपको ग्रोथ देखने को मिली, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1.3% से डिक्लाइन किया है। पिछले साल लगभग 11.1% से ग्रो किया था और इस बार 9.8% से ये ग्रो किया है। बट ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ एरिया में श्रिंकिंग देखने को मिली है, बट कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा सर्विसेज में फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और सर्विस सेक्टर भी आपका 7.1% से ग्रो किया है। तो ये डाटा आपको यूज़ किस तरह से करना है मैं ये भी बता देता हूँ। अब देखिए, आपको मैंने इस साल का डाटा तो दे दिए, अब नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह का एक डाटा पब्लिश होगा, तो आपको क्या करना है, कंपेयर करके रखना है। ये मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूपीएससी क्या करता है कि आपको एक ट्रेंड एनालिसिस के लिए दे देता है कि भाई लास्ट 5 सालों में भारत का जीवीए कंटिन्यूसली राइज किया है। तो ये याद रखना, पिछले साल की तुलना इस साल जीवीए कम है, तो वो कंटिन्यूसली राइज नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंटली राइज नहीं कर रहा है, तो उसमें कुछ डिप भी देखने को मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, मतलब स्टेटमेंट आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार कीजिए। इकोनॉमी में जनरली इस तरह के ट्रेंड के ऊपर जीडीपी के मैटर्स में यूपीएससी फोकस करती है और एक्सपोर्ट मैटर्स में भी इसी तरह से फोकस करती है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी भारत के अंदर 10 वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टोरेज को हम प्लान कर रहे हैं, इसे सेंटर इंप्लीमेंट करने वाला है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। इसमें हम 10 अलग अलग स्टेट्स के 10 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे और आने वाले सालों में इसे एक्सपैंड किया जाएगा। यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि हम कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सके, इसके जो एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर्स की इनकम है इसको हम कैसे डबल कर सकें, क्योंकि देखिए फार्मर्स की इनकम डिपेंड करती है सेलिंग कॉस्ट ऑफ योर आर्टिकल्स। मतलब अगर मान लीजिए ग्रेन्स है, ये ग्रेन्स कितने महंगे बिकेंगे इसके ऊपर फार्मर्स की कॉस्ट मतलब जो इनकम है वो डिपेंड करेगी। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अभी वीट की मान लीजिए बम्पर प्रोडक्शन हुई, जिसकी वजह से वीट के प्राइसेस अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर कोशिश हमारी ये रहेगी कि यहाँ पर फूड स्टोरेज, ग्रेन जो आपकी ग्रेन स्टोरेज है, यहाँ पे आके आप इन्हें स्टोर कर लीजिए, जब अच्छे दाम आपको मार्केट में मिले तब आप इन्हें बेच लीजिए। तो ऐसा फोकस रहने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स चल रही थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर या कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर, हम कोशिश करेंगे जो भी इससे लिंक हो सके उन्हें कन्वर्ज करें स्कीम्स को। और यहाँ पर इसके लिए डिसाइड अभी अप्रूवल किसने दिया है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने, जिसे चेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा। अभी यहाँ पर इसका काम ये रहेगा, आने वाले समय में ये गाइडलाइंस इशू करेगा कि किस तरह से हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और किस तरह से हम एक वायबल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी ग्रास रूट लेवल पे वर्क करेगी एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। जैसे आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कुछ उसी तरह से ये आपके वर्क करेंगे। ये विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी
के फॉर्म में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसानों को, ताकि जब भी उनका खराब वक्त चल रहा हो तो उन्हें वहाँ से पैसे मिल सके। यहाँ पर जैसे मान लीजिए इन्होंने ग्रेन को यहाँ पर स्टोर किया है, अब कुछ टाइम के लिए इन ग्रेन के एवज में उन्हें मनी चाहिए नई क्रॉप को उगाने के लिए, तो वो पैसा उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अंडर यहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आने वाले समय में भारत की जो फूड सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है, उस फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? आप देखिए, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, अब आप क्या करते हैं, उसमें एक हफ्ते की जो सब्जी है ला के स्टोर कर लेते हैं, और वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे एक एटमॉस्फेयर या एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिसके कारण उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ इन्वायरमेंट यहाँ पर ग्रेन्स को हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनके वेस्टेज को भी हम कम कर सकें और भारत की फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करके हम भारत के एक्सपोर्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जो सरप्लस होगा तो उसे हम बाहर भी बेच पाएंगे। यहाँ पर आपसे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इन तीनों के बारे में अभी रिसेंटली डाटा पब्लिश किया कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट एस्टिमेट ने। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 6.71% के आसपास रहेगा, बट ये घट के, मतलब जो अभी डाटा सामने आया है, ये लगभग 6.4% रहा है हमारी जीडीपी का। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये पहले की तुलना जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे कम रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट आपका रहा है 3.9% के आसपास जीडीपी का। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.8% के आसपास रहा है जीडीपी का। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ों के बारे में समझना होगा। पहला, रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, जैसे रेवेन्यू इनकम क्या होती है। देखिए, रेवेन्यू इनकम वो होती है जहाँ पर आप अपने एसेट्स को बेच नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, टैक्स चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, ये दोनों ही इसके अंडर आ जाएंगे। तो यहाँ से जो मेरी इनकम आ रही है इसे कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। जो टोटल आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें से कितना टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा है, इसको जब हम माइनस करते हैं, अगर जवाब आपका नेगेटिव में आता है तो मतलब ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। इसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अब देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट के बाद मतलब जो आपने ये निकाला है, इसके बाद आप ये देखते हैं कि इसमें आपने कुछ ऐसे पैसे ग्रांट किए थे स्टेट गवर्नमेंट को या किसी को भी, जिससे कैपिटल एसेट फॉर्म हो रहा हो। मतलब कोई ऐसा एसेट, जैसे कोई मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट की गई है जिसमें फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, जैसे हाईवे बनाना, उससे टोल से आपको पैसा आएगा। तो यहाँ पर ऐसे जो आपको कैपिटल एसेट आपने क्रिएट किए हैं, इसके लिए कोई ग्रांट देते हो, उसको माइनस कर देते हैं, तो इससे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है, जो कि इस साल 2.8% के आसपास रहा है। इसके अलावा अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो कितना हमारे इकॉनमी में पैसा आया और कितना हमने खर्च किया, अगर इसका जो टोटल है वो नेगेटिव में आता है तो दैट इज फिस्कल डेफिसिट। पहले हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, समझिए जीएसटी है क्या, फिर हम आर्टिकल के कंटेक्स्ट के ऊपर आएंगे। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम जीएसटी कहते हैं। अब इसके मेजर फीचर्स में आप एक बात याद रखना कि ये सप्लाई साइड पे एप्लीकेबल रहता है। पहले क्या होता था भारत में कि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहां पर इसे कलेक्ट किया जाता था। अब ये कहां पर होता है, जहां पर सप्लाई की जा रही है गुड्स और सर्विसेज की, वहां पर एप्लीकेबल रहता है। ये एक तरह का आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक कार है जो गुजरात में बनी है और ये आगे चलकर बिक रही है जैसे बिहार में, यूपी में, ऐसे एरिया में, तो यहां पर ये टैक्स कलेक्ट होगा बिहार और यूपी में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक तरह का ड्यूअल जीएसटी है। मतलब ये ड्यूअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका सेंटर भी कलेक्ट करता है और स्टेट भी कलेक्ट करता है। मतलब एक सीजीएसटी है, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, एक है आपका एसजीएसटी, दैट इज स्टेट जीएसटी। इसके अलावा जो इंटर स्टेट आपके ट्रेड रहते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल रहता है इंटर स्टेट जीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आईजीएसटी के नाम से भी आप जानते हैं। अब यहां एक चीज आप याद रखना कि जो भी ये टैक्स रहते हैं इनको जो डिसाइड किया जाता है वो म्यूचुअल बेसिस पे किया जाता है। मतलब जितने भी आपके सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या आईजीएसटी है, यहां पर स्टेट और सेंटर मिलके इसको डिसाइड करते हैं। इस जीएसटी के तहत एक आपकी काउंसिल भी बनती है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहां आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 101 अमेंडमेंट के साथ, यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमने 2016 में इसको ऐड किया था, जिसके बाद सेंट्रल जीएसटी में आपके एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट जीएसटी में आपके वैट, लग्जरी टैक्स, ये सभी इंक्लूड हो गए थे। अब ये जो आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया तो इसके बारे में आर्टिकल भी बता देता हूं। आर्टिकल 279A, इसके तहत ये काउंसिल बनाई जाती है,
जिसको चेयर करते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें स्टेट की तरफ से भी मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें सेंटर का वोटिंग शेयर रहता है 1/3, वेयर एज स्टेट का शेयर रहता है 2/3। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल में वो ऑलमोस्ट 3/4 की मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की। तो यहां पर अभी हमें देखने को मिला है कि 11.5% से मई मंथ में आपकी जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। ऑल्दो पिछले महीने की तुलना में ये कम है, जहां पर पिछले मंथ में हमने 1.8 लाख करोड़ की कलेक्शन की थी, वहां पर अब ये थोड़ी स्लो हो रही है। इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है, लगभग 11% का। इसके साथ साथ जो आपके इंपोर्ट टैक्स हैं इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है इस बार। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने, अभी कुछ ऐसी ड्राइव्स चल रही हैं जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की इन्वेजन को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी वजह से हो सकता है जीएसटी कलेक्शन में अगले महीनों में कुछ कमी देखने को मिले। और उसके अलावा जो 2000 के नोट सितंबर मंथ में बंद हो जाएंगे, इसके कारण भी थोड़ा कंजम्पशन में आपके पैटर्न में चेंज आएगा, जहां पर 2000 की करेंसी को यूज किया जाएगा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि जीएसटी कलेक्शन में थोड़ी कमी रहे। इस बार जो ग्रोथ देखने को मिली है आपको मेजर देखने को मिली है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर 40+ आपको ग्रोथ देखने को मिली है, वेयर एज 25% के आसपास आपको दिल्ली में, और बाकी मेघालय और मध्य प्रदेश में भी आपको जीएसटी कलेक्शन में काफी इजाफा देखने को मिला है। अभी रिसेंटली मई मंथ की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को रिलीज किया गया है, जो कि 31 महीने के पिछले सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रिकॉर्ड किया गया है। यहां पर इसका स्कोर रहा है 58.7%। अब यहां आपको समझना होगा कि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। देखिए, इसमें 0 से लेके 100 तक रेटिंग दी जाती है, जहां पर 0 to 49 आपका बताता है कि कोई इकॉनमी श्रिंक कर रही है, वेयर एज 50 बताता है कि इकॉनमी आपकी जैसी थी वैसी ही रहेगी। 51 से लेके 100 तक ये बताया जाता है कि इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है। तो यहां पर भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है, जहां पर पिछले 23 महीने से ये कंसेक्यूटिवली आपका 50+ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इंडियन इकॉनमी अभी एक्सपैंड कर रही है। अब यहां पर ये एक चीज ये भी दिखा रहा है कि इंडियन इकॉनमी का जो माहौल है कोविड-19 के बाद रिवाइव कर रहा है, और अच्छा इकॉनमी का एनवायरनमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया जाता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी लगभग 6 महीने में सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है। लगभग 400 फर्म ने ऐसा भी किया है कि अपने सेलिंग प्राइस को इन्होंने इंक्रीज कर दिया था इस साल के हाईएस्ट पे, बट स्टिल जो आपका ओवरऑल इकॉनमी का मोड है या मूड है वो काफी अच्छा है। अब इस इंडेक्स को आपका कैलकुलेट कौन करता है, तो S&P, मतलब यहां पर आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि सर्वे कंडक्ट करा जाता है अलग अलग बिजनेसेस के मैनेजर्स के साथ, और वो बताते हैं कि वो इकॉनमी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी बीमा वाहक के बारे में हम बात करेंगे आज। जब से ये आपकी बीमा विस्तार योजना आई है तब से ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारे को क्लैरिफिकेशन मिलती है इस बीमा वाहक के बारे में। पहली चीज़, ये ग्राम लेवल पे, यानी आपकी जो ग्राम पंचायत लेवल है उस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करेंगे। इसमें 2 कैटेगरीज रहेंगी, एक कॉर्पोरेट बीमा वाहक जो कि एक लीगल पर्सनल होगा जो कि रजिस्टर करेगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा होगा इंडिविजुअल बीमा वाहक जो कि एक इंडिविजुअल होगा जो अपॉइंट करेगा या तो कोई भी इंश्योरेंस इशू करने वाला, या आप ये कह सकते हो कि जो बीमा वाहक कॉर्पोरेट लेवल पे हैं वो इसे पर्सन को नियुक्त करेगा। अब इनका काम क्या रहेगा? इनका काम रहेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन को प्रमोट करें और अवेयरनेस जनरेट करें ग्राम पंचायत में। ये हर एक ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेंगे, और इससे हमारा एम ये है कि हम एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी इंश्योरेंस की इंप्रूव कर सकें। अब यहाँ पर इसके फीचर्स क्या रहेंगे? जैसे मान लीजिए बीमा वाहक का काम ये रहेगा, जो भी नो योर कस्टमर की डिटेल के डॉक्यूमेंट होंगे वो ये कलेक्ट करेंगे, और जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को स्कीम के बारे में बताना, ये सब इन्हीं का काम रहेगा। इनका स्पेशल फोकस ये रहेगा कि कैसे लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके विद इन ग्राम पंचायत के इंकरेज कर सके महिलाओं की ऑन बोर्डिंग को। इसके साथ साथ एक चेयरपर्सन होंगे अथॉरिटी के जो कि इशू कर सकते क्लैरिफिकेशन, अगर मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मान लो आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसको लेके किसी भी तरह की परेशानी हो किसी को। तो अब थोड़ा बहुत IRDAI के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इसका एम है ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट इंश्योरेंस कस्टमर के। इसे बनाया गया था 1999 में अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि IRDA एक्ट 1999 के अंडर बनी है। इसके जो फंक्शन है और पावर है, ये IRDAI एक्ट 1999 और इंश्योरेंस एक्ट 1938 से गवर्न करे जाते हैं। ये मॉनिटर करते हैं आपके इंश्योरेंस रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को, और पूरी इंडस्ट्री को डेवलप करने का ठेका इन्होंने ही ले रखा है।
अब हाल फिलहाल में इनका एम ये है कि 2047 तक भारत के अंदर इंश्योरेंस कवर को 100% तक अचीव कर सके। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पीएसओ के बारे में, दैट इज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में गूगल पे, पेटीएम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। अब यहाँ पर आपके आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस इशू की है, मतलब एक नए नॉर्म्स लेके आई है डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को लेके, जहाँ पर ये कहा गया कि कोई भी अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, जैसे साइबर अटैक हो गया या इंटरनल फ्रॉड हो गया या कोई सेटलमेंट में डिले आपको देखने को मिल रहा है, तो ये 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करने होंगे सभी पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर्स को। इसके अलावा मान लीजिए किसी पर्सन के पास पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर की आईडी है, मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर से है पर्सन, और इसके पास सभी कुछ डिटेल है इस पेमेंट सिस्टम को रिगार्डिंग, तो यहाँ पर यह कहा गया कि भाई उसकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनानी होगी आपको। यहाँ एक बेसलाइन सिक्योरिटी के लिए फोकस करना चाहता है आपका आरबीआई, ताकि आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा सिक्योर बना सके। यहाँ पर हम कोशिश करें कि जो भी आपके मेजर रिस्क हो उन सभी को इसमें कवर किया जा सके। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण ये था कि अभी भारत में बहुत से साइबर अटैक देखने को मिल रहे थे। साथ के साथ हम यहाँ पे ये भी इंश्योर करेंगे कि इन पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटर्स को एक प्रॉपर टाइम दिया जा सके, ताकि ये जो भी स्ट्रक्चरल कंप्लायंस हैं उनको फुलफिल कर सकें। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली अमेरिकन इंडियन अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। अब देखिए, यूजुअली एक चलन ये है कि आईएमएफ का जो चेयरपर्सन रहेगा वो यूरोप से रहेगा, एंड वर्ल्ड बैंक का जो चेयरपर्सन रहेगा वो अमेरिका से रहता है। ये इन दोनों के बीच में, यूरोपियन देश और अमेरिका के बीच में एक आपसी समझ है। अब देखिए, इनके अपॉइंटमेंट को लेके जो क्रिटिक्स हैं इंडिया में 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ का मानना यह है कि अजय बांगा भारत की परिस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और वो जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी किस तरह से वर्क करती है, और इस वजह से इंडिया का जो वर्ल्ड बैंक के अंदर पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का इससे विपरीत मानना भी, जैसे यूके में आप देखते हैं कि भाई ऋषि सुनाक आपको देखने को मिलते हैं, या कमला हैरिस यूएसए में आपको देखने को मिलती है। इन दोनों के केसेस में हमें ये देखने को मिला है कि ये अपनी कंट्रीज के पहले सिटीजन है, बाद में इंडिया के बारे में सोचेंगे, तो इंडिया के लिए कोई इतनी भी बड़ी खबर नहीं है ये। तो इन क्रिटिक्स का मानना है कि हम बेकार में ही इतने खुश हो रहे हैं। अब बात की जाए 1944 में स्टैब्लिश इस वर्ल्ड बैंक की, तो ओरिजिनली इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहले ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ही फोकस करता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय पे, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो उस समय एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था यूरोप में, और उसी चीज़ को अंडू करने के लिए बैंक बनाया गया था। बाद में इसके रोल को इन्हांस किया गया था। 1944 में आपकी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके आउटकम में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरी आपकी आईएमएफ। ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि खासकर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को लोन भी प्रोवाइड करती है सस्ते दरों पे। अब भारत भी इसका मेंबर है, और इसकी 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड दूसरी है आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, बट हाल के सालों में ये पब्लिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से इसके बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसको मेरे को बेचेगा, मतलब इन द सेंस कि ये टी शर्ट अमेजॉन ने अपने गोदाम में रखी होगी और वहां से मेरे पास भेज रहा होगा, तो दैट इज इन्वेंट्री मॉडल। अब भारत में जो एफडीआई है मार्केट मॉडल में 100% है, वेयर एज इन्वेंट्री मॉडल में आपकी जो एफडीआई है वो 0% है, मतलब वो अलाउ नहीं की गई है। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के भी कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है जो रिसेंट टाइम में चेंज किए गए, जैसे फ्लैश सेल्स होती हैं, एकदम से आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बड़ी डील दे दी हो, या डीप डिस्काउंट जैसे बोला जाता है, ये सभी चीज़ें भारत के अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, और इवन ये कंपटीशन के अगेंस्ट भी जाता है इकोनॉमी के अंदर, जिससे बाकी प्रोडक्ट बेचने वालों को भी नुकसान होता है। इसके अलावा मान लीजिए अमेजॉन है, इसकी खुद की कोई कंपनी है, यानी कोई ऐसी कंपनी जिसमें इसने स्टॉक ले रखा है, तो ये अपने प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश ना करे, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। और एक्सक्लूसिव डील, जैसे मान लीजिए अब आईफोन लॉन्च होते ही अमेजॉन ने कहा कि सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली मेरे ही साइट पे मिलेगा, तो इस तरह की डील भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर भारत को इस तरह की पॉलिसीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि किस तरह से इन्हें स्ट्रीमलाइन करके हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें और भारत के अंदर एफडीआई के चैनल्स को और ज़्यादा ब्रॉड कर सकें। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पर अलाउ करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, और जिससे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बिकेगा उतनी ज़्यादा ही आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो करती है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया गया कि भारत के जो पल्सेस का इंपोर्ट है पहले की तुलना में कम हो चुका, ऑल्दो वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट पहले से बढ़ चुका है। इसके अलावा चना, उड़द और मूंग का जो आपका इंपोर्ट है वो काफ़ी कम हुआ है। ऑल्दो कुछ दाल हैं जैसे मसूर की दाल, अरहर की दाल और मटर,
इनका जो प्रोडक्शन लेवल है भारत में कम रहा है, जिसकी वजह से इनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो ऑलमोस्ट हम 90% तक सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं दाल और चना की प्रोडक्शन में। ये काफ़ी अच्छी खबर है, बिकॉज दाल और चने में आपको अक्सर इन्फ्लेशन देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से इंडिया की फूड बास्केट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था। और इसका इंपैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता था, क्योंकि जैसे ही आपकी फूड बास्केट महंगी होती है तो उसके बाद इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ग्रो करने लगती है, और इसका असर बाकी सेक्टर्स पे भी देखने को मिलता है। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ट्रेड मोमेंटम के बारे में। सबसे पहले आप प्रेजेंट सिनेरियो देखिए। अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है काफ़ी वीक चल रही है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, टाइट मनी पॉलिसी चल रही है, साथ के साथ सप्लाई चेन डिसरप्टेड है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है आपको वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। खासकर रिसेंटली आपके 3 बैंक आपके फॉल हुए हैं, दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक एंड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इन तीनों के फेलियर के कारण ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि कोविड-19 से दुनिया अभी उभर ही रही थी। उसके तुरंत ही बाद आपका आ गया ये यूक्रेन रशिया वॉर। अब यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रशिया से आप देखेंगे कि जैसे नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट होता है, ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें कमी आई क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शन लग गया। अब इनके ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से क्या हुआ कि दुनिया भर में जो तेल के दाम है वो बढ़ने लगे, जिसकी वजह से सभी इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन आ गया। मतलब यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा इसकी वजह से। अब इसमें एक फ्रंट आपको समझ में आया, एनर्जी फ्रंट। दूसरा फ्रंट आपको यूक्रेन से समझ में आएगा। अब आपको पता होगा कि यूक्रेन में आपके ग्रासलैंड्स पड़ते हैं, जहाँ पर वीट प्रोडक्शन काफ़ी हाई रहती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड के फूड बाउल्स में से एक ये भी है। अब अगर ऐसा है और यहाँ पर आपको बहुत से वीट या आप ये कह सकते हैं सीरियल की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, तो पूरे वर्ल्ड ओवर इसकी सप्लाई की जाती होगी, यानी एक्सपोर्ट किया जाता होगा। अब ये भी तो डिसरप्ट हो गया वॉर के कारण, तो इसकी वजह से फूड में भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला। मतलब ना केवल इसकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, बल्कि इसमें इन्फ्लेशन भी देखने को मिला। तो आपकी ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। अब हुआ ये कि जब इन्फ्लेशन आता है तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे सिंपल एक स्टेप रहता है कि आप मनी की सप्लाई को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसके लिए फॉलो की जाती है टाइट मनी पॉलिसी। अब जब भी किसी इकोनॉमी में टाइट मनी पॉलिसी को लाया जाता है, इसकी वजह से एक चीज़ होती है, दैट इज उस इकोनॉमी का श्रिंक होना स्टार्ट होता है। अब ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, इस बिजनेस ने एक्सपैंड करना था, लेकिन अभी इसको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि फंडिंग के लिए इसे बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। मान लीजिए मैंने अपने बैंक में 1 लाख रुपए रखा हुआ है। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर अगर मेरे को 6% का ब्याज मिल रहा है, तो मैं कभी भी किसी कंपनी में निवेश नहीं करूंगा। बट अगर मुझे ये कंपनी इससे ज़्यादा पे करे, तो डेफिनेटली मैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर कंपनीज को पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा फंडिंग उठाने के लिए, जिसका रिस्क वो लेते नहीं है, और इस वजह से आपकी इकॉनमी श्रिंक करने लगती है। और इसके पीछे एक और कारण भी आप कह सकते हैं, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो वर्कर्स हैं वो वेजेस ज़्यादा मांगने लगते हैं। अब वेजेस ज़्यादा मांगने लगते हैं तो आपको अपनी इनपुट कॉस्ट, मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें इस कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। अब अगर प्रोडक्ट आपका महंगा होता है तो फर्दर लोग उसे कम खरीदेंगे, इससे इंडस्ट्रीज की सेल कम होगी, और अगर इंडस्ट्रीज की सेल कम होगी तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपकी इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को नौकरी से निकालेगी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि भाई टाइट मनी पॉलिसी को अपनाने से ये प्रेजेंटली हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एफडीआई और एफआईआई के लिए, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मेरी कंट्री में अगर मेरे को 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, तो मैं कभी भी दूसरी कंट्री में निवेश नहीं करूँगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक सिनेरियो ये हुआ है कि सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये तीनों ही फेल हुए हैं। अब इनके फेलियर की वजह से लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से भी भरोसा उठा है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फेल होना एक तरह से इकोनॉमी के अंदर एक ट्रिगर क्रिएट करता है, जहां पर लोग बैंक्स के पास पैसा कम रखते हैं। अब अगर बैंक के पास पैसा कम होगा तो लेंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ये सभी सिनेरियो अगर आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, जैसे महंगाई देखने को मिल रही है, लोगों की जॉब जा रही है, रिसेशन आ रहा है,
तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी और ओवरऑल अभी यही देखने को मिल रहा है आपको पूरी सभी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको ग्लोबली जो डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। नॉट जस्ट ग्लोबली, आपको डोमेस्टिकली भी डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन और यूएस से, उससे श्रिंक किया है और इवन हमारा एक्सपोर्ट भी हमारा श्रिंक हुआ है। तो ये दर्शाता है कि इकोनॉमी में अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब मेरी आमदनी उतनी ही है, अब ये चीज़ 150 रुपये की होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस गुड को या रिप्लेस कर सकूँ। तो इससे कहीं ना कहीं मेरी परचेजिंग पावर कम हुई है। तो इन्फ्लेशन आने से परचेजिंग पावर कम होती है और साथ के साथ एफडीआई और एफआईआई कम होती है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी पर्याप्त मॉनेटरी रिसोर्सेज होते हैं ना फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ये सभी के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। तो ये पूरा अभी सिनेरियो चल रहा है आपकी ग्लोबल इकोनॉमी का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले किसी भी एग्जाम में या आपके प्रीलिम्स में, तो आप इसको यहाँ से एड्रेस कर सकेंगे क्वेश्चन को। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पीपीआई के बारे में, और यहाँ पे एक आ गया कि इन्हें भी इंश्योरेंस कवरेज के नेटवर्क के अंडर लाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है इस पीपीआई की फुल फॉर्म। आपको ये समझना होगा जैसे आपने पेटीएम यूज़ किया है, गूगल पे वगैरह यूज़ किया है, चलो गूगल पे तो नहीं, फ़ोन पे। अब इससे आप कई सारे गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, आप वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमिटेंसेज, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो आपके पेमेंट सिस्टम है कोई भी इशू कर सकता है, बैंक भी और नॉन बैंक भी। जैसे पेटीएम आपका कोई बैंक नहीं है, ऑल्दो आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल बैंक है, चलो ठीक है, बट फ़ोन पे, गूगल पे ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसी कस्टमर का अगर पैसा पड़ा है, जैसे मान लीजिए पेटीएम है, ये एक तरह का आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोग पैसा भी डिपॉजिट कर रहे हैं। अब अगर इन वॉलेट्स में आपका पैसा पड़ा है और कुछ कल को गलत हो जाता है, मतलब आपका सारा पैसा साफ है यहाँ से, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसके तहत जो भी आपके शेड्यूल बैंक्स हैं, इनके अंदर जो भी लोगों का पैसा पड़ा है, इसे इंश्योर किया जाता है। चाहे करंट अकाउंट में पड़ा हो, चाहे आपके किसी भी तरह के अकाउंट में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो, इन सभी को आप क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं अप टू 5 लाख। मतलब मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख पड़े हैं तो 10 लाख नहीं मिलेंगे। अगर कुछ गलत होता है तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट पे कर देगी। तो 5 लाख तक की इंश्योरेंस है यहाँ पे। तो आपको समझना होगा कि ये जो इंश्योरेंस है, यही हम एक्सटेंड करना चाहते हैं इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, ताकि आने वाले समय में जब इनका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम कस्टमर्स को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकें कि कुछ भी गलत होता है तो उनका पैसा सेफ है। इससे एक तरह का ट्रस्ट इंक्रीज होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोगों का। वैसे इसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात की थी, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की गई है सर्विस सेक्टर की, जो कि 13 सालों में सेकंड फास्टेस्ट पेस पे आपका ग्रो कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए इसका स्कोर रहा है 61.2, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगी। ओवरसीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड है सॉफ्टवेयर की और आपकी सर्विसेज की, वो इंक्रीज़ होगी। एक फेवरेबल डिमांड कंडीशन जनरेट होगी इससे, जिससे इकॉनमी अच्छे से ग्रो हो सकती है। बट इसमें हमारे सामने कुछ चैलेंजेस है। सर्विसेज की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। खासकर इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ऑयल आपका महंगा होता जा रहा है। अब जब भी कोई सर्विसेज महंगी होती है तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होगी, और अगर परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी तो इससे अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी उस सर्विसेज की। तो यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इससे इकॉनमी के ऊपर। इसके अलावा एक चैलेंज हमारे सामने ये भी है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि एक बार फिर से सऊदी ने यह कहा है कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को कम करेगा। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इससे इकॉनमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो इतने फेवरेबल नहीं रहते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी गूगल, बेन कंपनी एंड टी-मास्क के द्वारा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई इंडिया की जो आपकी इंटरनेट इकॉनमी है दैट विल बी अराउंड 1 ट्रिलियन बाय 2030। अब इसमें जो भी आपकी ई कॉमर्स फर्म है जो बिजनेस टू कस्टमर डील करती हैं, इनके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। खासकर टियर 2 सिटीज़ में इनकी पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंडिया की इंटरनेट इकॉनमी बूस्ट करेगी। साथ के साथ यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि टियर 1 सिटी में भी अराउंड 13% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था, ऑल्दो नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो इस वजह से आप हो सकता है कि इसे एज एन पॉइंटर यूज कर सके मेंस में। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आप किसी कमोडिटी के जनरल प्राइस में कोई इंक्रीज देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज एक आईफोन लिया, इस आईफोन की कीमत थी 1 लाख रुपए। अब अगले साल आपने सेम ही आईफोन को देखा, मतलब फिर से परचेज करने गए और इसकी कीमत हो गई 1,10,000, मतलब कोई अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं किया गया है, सेम प्रोडक्ट है, बट 10,000 यहाँ पर इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। अब ये जो कीमत थी मान लीजिए 2022 में थी और ये कीमत है 2023 में, तो ये जो 10,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर बात की जाए एक इकॉनमी में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन ज़रूरी रहती है, तो इस वजह से भारत के अंदर भी हमने 4% ±2% की विंडो रखी है इन्फ्लेशन के लिए, ताकि इकॉनमी ठीक ठाक रेट पे ग्रो करे। बिकॉज आप रिसोर्सेज की जब तक आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी तब तक इकॉनमी में ग्रोथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 1 किलो आलू आपके 10 रुपये के मिल रहे हैं तो अगले साल ये 12 के हो जाएंगे, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इतना तो इन्फ्लेशन इकॉनमी को मूव करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ती है और जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनको एक इंसेंटिव मिलता है। बट जब आपकी इन्फ्लेशन अनकंट्रोल हो जाए तो उस समय ये इकॉनमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हैं तो आपके जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई, ये आपका टाइट मनी पॉलिसी अपनाएगा। अब टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है कि जो आपकी लोन दरें हैं वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर लोन की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, जैसे मान लीजिए मैंने होम लोन लेना था, बट आज की डेट में 10% के ऊपर आपका होम लोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आज की डेट में मैं होम लोन के लिए परस्यू नहीं करूंगा। ये कार लोन बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो मैं उसको परस्यू नहीं करूंगा। तो भारत में अभी ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो आपका इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट रहने वाला है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि मिल्क, राइस एंड पल्सेस, इनमें आपके जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। अब मिल्क के अंदर आपको लगभग 11% की इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको लंपी स्किन डिजीज देखने को मिल रही है बफेलो काओ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हीट वेव का भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकी मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। तो इन दोनों कारणों से मिल्क की प्रोडक्शन कम हुई है और ये कारण बनेगा जिसकी वजह से मिल्क का इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़, राइस एंड वीट, जैसे कि वीट की प्रोडक्शन में आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अनसीजनल रेन के कारण काफ़ी क्रॉप को डैमेज पहुंचा है। अभी राइस की कल्टीवेशन के टाइम पे भी ये सेम चल रहा है, तो इसमें भी आने वाले समय में इन्फ्लेशन रहेगी। उसके अलावा पल्सेज में तूर, उर्द और मूंग की दालों में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। ये डाटा आपका पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो रिलीज करता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर लेवल पे क्या इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। इस आर्टिकल में बात की गई कि पास्ट 1 साल में भारत के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों रही है। इसके बारे में एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है आरबीआई ने। तो यहाँ आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन हाई होने के पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे फूड और फ्यूल में इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। देखिए, रशिया की बात की जाए तो यहाँ पर ये नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है, ऑयल प्रोवाइड करता है, तो जिसकी सप्लाई थोड़ी कम हो गई है वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से, तो यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन ऑयल सीड्स भी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा वीट की प्रोडक्शन के लिए भी ये एरिया काफ़ी नोन है। तो यहाँ पर इस वॉर के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड में फूड एंड फ्यूल की सप्लाई पे, जिसके कारण आपको फूड एंड फ्यूल में इन्फ्लेशन देखने को मिली। अब रिसेंटली हीट वेव की वजह से भी आपकी फूड की प्रोडक्शन लेवल कम होगी, तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम होगी तो इस वजह से भी प्रॉब्लम रहेगी आपके फूड की इन्फ्लेशन की। अब तीसरा पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजर की कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। अब फर्टिलाइजर की कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि ये जनरली आपके नेचुरल गैस से बनता है। अब नेचुरल गैस की कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो फर्टिलाइजर की भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब अगर फर्टिलाइजर की कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो आप ये कह सकते हैं कि फार्म की इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी, मतलब जो भी मैंने क्रॉप उगानी थी उसके लिए इनपुट अब ज़्यादा लगेगी और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन देखने को मिली है आपको फूड के अंदर। अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन आपकी डिसरप्टेड रही, इसके कारण आपकी रिटेल इन्फ्लेशन रही। साथ के साथ इंडिया की जो करेंसी है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुई। अब डेप्रिशिएट होने के पीछे कारण ये था कि रिसेंट टाइम में भारत का एक्सपोर्ट तो कम है बट इंपोर्ट उतना ही रहा, तो ये एक मेजर कारण बना जिसकी वजह से इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हुई। अब देखिए, हमें तेल तो खरीदना ही है, अब तेल खरीदने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर में।
अगर हम डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहेगी, अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहेगी तो इंडियन करेंसी उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडियन करेंसी की डिमांड ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से डेप्रिशिएट करेगी, और डेप्रिशिएट होने की वजह से आप देखेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में इंक्रीज होगा क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं कोविड-19 के बाद, जब से फैक्ट्रीज रीस्टार्ट हुई हैं, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर का भी इसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला है। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं इस बार की एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा कि लास्ट एक साल में आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों रही। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसपीज इंक्रीज कर दिया आपके खारिफ क्रॉप्स के लिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए खारिफ क्रॉप्स होती क्या है। देखिए, खारिफ क्रॉप वो है जो आपकी बरसातों के मौसम में उगाई जाती है, यानी कि जून में इसे बोया जाता है और इसे हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के आसपास। अब इसमें आपकी मेजर जो क्रॉप्स आती है जैसे राइस आ गई, मेज आ गया, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सभी क्रॉप्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन सभी के लिए अभी एमएसपीज को रिवाइज किया है। तो यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि एमएसपीज होते क्या है। मान लीजिए एक क्रॉप है, जैसे राइस की मान लेते हैं, या पैडी, आप राइस जो भी बोलना चाहें इसे। अब राइस की बम्पर प्रोडक्शन होगी, बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी, तो उस केस में तो राइस की सप्लाई जो है ज़्यादा हो गई और डिमांड उतनी ही रही, तो राइस के प्राइस तो फॉल कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है, आप घबराइए मत, अगर आपकी कोई क्रॉप नहीं खरीदेगा तो मिनिमम इतने रुपए पे हम खरीद लेंगे, अगर आपको इससे ज़्यादा कहीं मिल रहे हो तो आप वहाँ पर बेच सकते हैं। अब इसे रिकमेंड कौन करता है? इसे रिकमेंड करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। इसे डिक्लेयर किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। इसके बारे में यूपीएससी ने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप याद रखना। अभी रिसेंटली एमएसपीज किस किस के इंक्रीज किए गए हैं? आपके पैडी और मेजर जो आपके पल्सेस हैं जैसे मूंग, तूर एंड अरहर के। अब एमएसपीज को कैलकुलेट करते हुए आप एक चीज याद रखना है, यहां पर यह ध्यान में रखा जाता है कि इनपुट कॉस्ट कैसे फार्मर की इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसका भी दाम इंक्रीज होता है। तो यहां पर ऑल्दो फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि और ज्यादा एमएसपीज को आप इंक्रीज कीजिए, जितना आपने किया है वो पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर अभी लिमिट्स लगा दी गई हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा यूपीआई से रिलेटेड फ्रॉड्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि यूपीआई से लगभग 14 लाख करोड़ की आपकी पेमेंट होती है। अब गवर्नमेंट ने इस डाटा को ऑब्जर्व किया, खासकर आपके एनपीसीआई ने। इसने कहा कि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होती है ना पीपल टू पीपल, इसमें आप देखते हैं कि 500 या 1000 रुपए वाली ट्रांजैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन के। मतलब लाखों रुपए लोग इधर से उधर नहीं भेज रहे हैं, और दिन में लोग बहुत कम ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए 20 से 25 ट्रांजैक्शन होती है। तो इस वजह से यहां पर इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए हम एक सीलिंग लगाने की कोशिश करें। अब ये जो सीलिंग्स हैं, ये ऑलरेडी जो एनपीसीआई की आपकी सीलिंग्स वगैरह चल रही थी उससे अलग है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट हमारे पास 20 ट्रांजैक्शन करने की छूट है और 1 लाख रुपए तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिंगल डे में। अब चाहे वो आप एक पेमेंट से करें, चाहे थ्रू आउट द डे आप 5,000, 10,000, 25,000 करके ऐसे कर रहे हो, तो यहां पर यह आपको कहा गया कि आप 1 लाख रुपए तक ट्रांजेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर कैपिटल, इंश्योरेंस और रेमिटेंसेस के लिए लिमिट अलग की गई है। कहते हैं कि 2 लाख रुपए तक की लिमिट है, क्योंकि यहां पर लोगों को ज़्यादा ट्रांजेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद तीसरी लिमिट लगाई गई है आईपीओज के लिए, रिटेल डायरेक्ट्स के लिए, या एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब जो आईपीओ वगैरह के टाइम पे जो अमाउंट आपकी ब्लॉक होती है, उसके लिए अगर किसी ने ट्रांजैक्शन करनी हो तो वहां पर 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन हो सकती है। इन लिमिट्स को लगाने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है, मान लीजिए एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए राजू है, राजू के खाते में 50 लाख रुपए थे। अब किसी ने राजू का फोन हैक कर लिया, चाहे फोन के थ्रू या किसी भी तरह से। अब इसका फोन हैक होते ही किसी ने इसके पूरे अकाउंट को साफ कर दिया यूपीआई के थ्रू। तो यहां पर एक्चुअल में हम इस तरह के फ्रॉड्स को रोकना चाहते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ सकें यूपीआई पेमेंट से। अगर बात की जाए एनपीसीआई की, ये आपकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल और सेटलमेंट सिस्टम से डील करती है। इसे बनाया गया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर। ये आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाई थी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड है। अब इस एक्ट को बदल दिया गया था 2013 में, तो उसके सेक्शन 8 के अंडर ये आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। अब जल्दी से आप मुझे बताइए एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। आपको 2-3 ऑप्शन दे देता हूं, आप बताना है इसमें से क्या है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कमेटी ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया। आप इन तीनों में से ही बता दीजिए क्या इसका सही आंसर रहेगा। अब यहां एक और चीज याद रखना कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था आज के ही द हिंदू में।
यहां पर यह बताया जा रहा था कि इंडिया का जो रुपए कार्ड है, जो कि इसी एनपीसीआई ने ही बनाया है आपका। पहले क्या होता था कि भारत के अंदर ना हम फॉरेन कंट्रीज के कार्ड्स को इस्तेमाल करते थे, जैसे आपने वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड के बारे में सुना होगा। तो हमने उसको इंडिजिनस कार्ड से रिप्लेस किया था रुपए कार्ड, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज्यादा थे। अब हम चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में भी यूज हो सके, तो इसी वजह से अब रुपए कार्ड में हम प्रीपेड फॉरेन करेंसी कार्ड को भी देख पाएंगे। मतलब अगर आप मान लीजिए यूएस से घूमने जा रहे हैं, तो अब आप डॉलर की पेमेंट किससे कर सकते हैं? इस कार्ड से कर सकते हैं। तो रुपए कार्ड से अब ये भी हो पाएगा। तो इससे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस आपके रुपए कार्ड की इंक्रीज होगी, और यहां पर हमारे पास एक मौका है कि हम और कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इसके थ्रू कुछ मनी अर्न कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई अबाउट टीसीएस। टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक गाड़ी लेने गए हैं BMW, जिसकी कीमत है लगभग 70 लाख रुपए। अब यहां पर जब आप ये गाड़ी खरीदने गए हैं, तो ये गाड़ी के जो शोरूम वाले होंगे आपसे लगभग 1% रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा इनकम वाली चीजों को खरीदता है या यूज करता है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपके पास ये पैसा आया कैसे, आप इसका ब्यौरा अपनी इनकम की डिटेल में दीजिए। उसके बेसिस पे अगर आपका ये पैसा आपको वापस देना होगा, हम दे देंगे, बट आप यहां पर पहले जमा करा दीजिए। मतलब इन अप फ्रंट आपसे कुछ पैसा ले लिया, 1% 2%, और गवर्नमेंट यहां पे ये कहती है कि भाई ठीक है, जैसे ही आप, ये मैंने एग्जांपल दिया है 1% का, यहां पर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसे रिवाइज करके 5 से 20% कर दी है। बट समझिए आप यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई 1% में कलेक्ट करूंगा सिर्फ उन हाई इनकम लोगों से कि भी जो हाई एंड वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको यूज कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता रहे कि भाई ये पर्सन अपना टाइमली इनकम टैक्स पे कर रहा है या नहीं। अब यहां ये सभी तरह की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि लग्जरी आइटम में आते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे फॉरेन ट्रिप्स, जैसे आप मान लीजिए यूरोप ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, तो यूरोप ट्रिप के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां पर आपको उसके ऊपर 20% टीसीएस देना होगा। साथ के साथ जैसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम है। अब इसे मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक पर्सन है राजू। अब आपको पता होगा हेरा फेरी अगर आपने देखी है, तो राजू की माँ बीमार है, वो कोलकाता में कहीं पर लोकेटेड है। बट मान लीजिए कोलकाता में ना लोकेटेड होके यूरोप में कहीं अच्छी हॉस्पिटल में है। अब यहां क्या होगा कि भाई मान लीजिए राजू इनको हर साल कुछ पैसे भेजता है, तो इसे कहा जाता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। मतलब आप पढ़ने गए हैं या आप किसी के इलाज करवाने गए हैं विदेश में, तो यहां पर 2.5 लाख रुपए एक साल का कोई पर्सन, आपका रिश्तेदार, आपको पे कर सकता है। सिर्फ रिश्तेदार, कोई और नहीं। इसके अलावा ओवरसीज जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग होती थी, इसके ऊपर भी आपका अभी 5% से टैक्स इंक्रीज करके 20% कर दिया गया। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सी कंफ्यूजन चल रही है लोगों में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि आने वाले समय में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लेके हम जल्द ही आएंगे। अभी रिसेंटली विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए आरबीआई ने परमिट किया बैंक्स को कि भाई आप इन फ्रॉड अकाउंट्स वालों के साथ एक बारी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सेटलमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 500 करोड़ का घपला किया, 500 करोड़ नहीं दिए बैंक को वापस, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ठीक है, आप एक बार इसे कह दीजिए। जैसे मान लीजिए इसकी डिफॉल्ट अमाउंट थी 500 करोड़ और इसने इसके ऊपर इंटरेस्ट लग के हो गया 1000 करोड़। अब इसे कह दिया गया कि भाई ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दीजिए, बाकी हम आपको कुछ नहीं चाहते। आप इस चीज को डिपॉजिट करेंगे, एक कूल ऑफ पीरियड होगा, उसके बाद आप फिर से हमारे से लोन ले सकते हैं। अब यहां सबसे पहले आपको समझना है विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। देखिए, आपने शायद किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में सुना होगा, विजय माल्या के बारे में सुना होगा। दैट पर्सन हैज अ पेइंग कैपेसिटी, मतलब उसकी ब्योत थी कि वो अपने लोन को वापस कर सकता था बैंक को, बट उसने पे करने से मना कर दिया। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर। अब कई बार क्या होता है कि जो बैंक्स हैं इनको लोन पे लोन दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक 100 करोड़ का लोन लिया था। अब 100 करोड़ का लोन मैं चुका नहीं पा रहा था, बट मेरे को बैंक ने एक और 100 करोड़ का लोन दे दिया सो दैट इस लोन को मैं चुका दूं इस पुरानी अमाउंट से। बट असल में मैंने बैंक से लोन लेके ही दूसरे बैंक को अपना पैसा पे कर दिया। इसको छोटे स्कैम के हिसाब से देखें तो जैसे आप एक क्रेडिट कार्ड का पैसा दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, दैट इज व्हाट इट मींस बाय एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। मतलब आप इस तरह से पैसे को रोटेट कर रहे हैं कि ओरिजिनल असल अमाउंट कभी वापस नहीं आया, बट लोन पे लोन मिलके उस प्रीवियस लोन को आप पे कर रहे हैं, तो दैट इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो यहां पर आरबीआई कहता है कि भाई हम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन तो नहीं करना चाहते, आपको एक 12 महीने का कूल ऑफ पीरियड मिनिमम देना पड़ेगा।
बाकी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंक्स अपने हिसाब से इससे ज़्यादा बड़ी जो टाइम पीरियड है उसको भी रख सकते हैं, बट यहां उन्हें पहले प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करना होगा, मतलब जो भी आपकी सेटलमेंट होती है, उसके बाद ये 12 महीने स्टार्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको साथ के साथ कोई और लोन मिल जाएगा। यहां पर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को रोकने के लिए ये चीज कूल ऑफ पीरियड को दिया गया है। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। देखिए, यूनेस्को आपके एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अब ये एजेंसी करती क्या है, जैसे आपने मैप प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो प्रोग्राम है इन्होंने स्टार्ट किया था, जहां पर हम नेचुरल हिस्ट्री यानी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और यहां पर बॉटम अप अप्रोच रहती है, यानी लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके अलावा आपने टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज साइट के बारे में कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो वो भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका यूनेस्को करता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका यूनेस्को। बट 2018 में इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये बहुत ज़्यादा बायस है टुवर्ड्स इजराइल, जिसकी वजह से यूएसए और इजराइल ने एक साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था। अब 4-5 साल बाद एक बार फिर से यूएसए ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का डिसाइड किया है, अभी कर ही लिया है। और इसमें यूएसए ये कह रहा है कि भाई जो $6000 मिलियन मेरे को आपको पे करने हैं, ड्यू है मेरा, वो भी मैं पे करने को तैयार हूँ। तो यहाँ याद रखना कि इंडिया इसका मेंबर है, इजराइल अभी मेंबर नहीं है, फिलिस्तीन इसका मेंबर है। मेंबर बनने की वजह से ही फिलिस्तीन के आपके यूएसए और इजराइल ने इस मीटिंग या आप ये कह सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था। इसका काम क्या है, पीस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर फोकस करना और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को इंप्रूव करना एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के फील्ड में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गोदावरी रिवर के बारे में, जिसके ऊपर अभी फिलहाल आपके बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया आपकी पूर्णा रिवर के ऊपर, जो कि पार्ट है आपकी या ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी रिवर की। तो सबसे पहले हम गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। इसका ओरिजिनेशन होता है आपके त्रिंबकेश्वर से। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट से होके निकलती है और ये ड्रेन करती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान लेते हैं। पूर्णा इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, ये तीनों मिलके प्राणहिता बनाती है। ये प्राणहिता भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती एंड साबरी, ये सभी आपकी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी पूर्वा आ जाती है, मूला, मंजरा एंड मानेर, ये इंपॉर्टेंट इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा राजमुंद्री एक इंपॉर्टेंट शहर है आंध्र प्रदेश का, जो कि इसके ऊपर लोकेटेड है। और साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है केजी बेसिन बहुत ज़्यादा फेमस है आपके पेट्रोलियम ओर के लिए भी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन आपका 7 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। देखिए, होलसेल लेवल पे जब आप ये देखते हैं कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब जब आप प्राइसेस के वेरिएशन को चेक करते हैं, इसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसे कैलकुलेट करता है आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, और इसके लिए बेस ईयर रहता है आपका 2011-12। ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज प्रैक्टिस है। इससे हम पता लगाते हैं कि कब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है या कब इन्फ्लेशन आपकी कम हो रही है। अभी फिलहाल इसके कम होने के पीछे 2 रीजन बताए जा रहे हैं कि एक तो बेस इफेक्ट है, मतलब जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यू पहले बहुत ज़्यादा थी, उसके मुकाबले अभी वैल्यू कम हुई है, तो इसकी वजह से आपकी WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट में प्राइस जो है आपके कम हुए, चाहे फ्यूल की बात करें, फूड की बात करें, इसका भी इम्पैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल में ये आपका प्राइस यानी कि होलसेल प्राइस कम हुआ है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आइए एक बार बात कर लेते हैं डिसइन्फ्लेशन के बारे में भी। देखिए, कल का ये हमारा आर्टिकल है जो पेंडिंग रह गया था। देखिए, 2 टर्म्स होती है, एक होती है डिसइन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। इन दोनों में बुनियादी फर्क आपको पता हो तो आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी इन्फ्लेशन की दर के अंदर कमी आ जाए। जैसे मान लीजिए पहले 10% के हिसाब से किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन थी, अब घट के 7% पे पहुंच गई है, मतलब इन्फ्लेशन अभी भी है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल राइज इन प्राइस ऑफ सम सर्टेन कमोडिटी। अब यहां पर इन्फ्लेशन आपको अभी भी दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ये पहले की तुलना में कम हुआ, तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? जिसे आपने जब नोटबंदी का समय देखा होगा,
नोटबंदी के समय पे क्या हुआ था कि भाई आपकी जो कमोडिटीज की प्राइसेस है, खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, ये प्राइसेस एकदम से नीचे श्रिंक हो गए थे। मतलब पहले 10 रुपए की बिकने वाली चीज अब 3 रुपए में बिकने लगी थी। तो ऐसी जो सिचुएशन हो जाती है, इसे कहा जाता है डिफ्लेशन। तो इन दोनों के बीच में बुनियादी ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अभी डिसइन्फ्लेशन के पीछे कारण वही सेम है जो आपको WPI के पीछे देखने को मिल रहा है। पहला, ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस आपके कम हो रहे हैं, चाहे आप बात करें फ्यूल की और चाहे आप बात करें फूड की। इसके अलावा आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है बहुत सी मेजर इकोनॉमीज में, जिसकी वजह से डिमांड कम हुई है। और साथ के साथ आपको यह भी याद रखना है कि भारत के अंदर जो आपका RBI है, इसने बहुत लंबे समय से टाइट मनी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी। तो इसकी वजह से भी ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है उसकी दर में कुछ कमी आई है। देखिए, आप सभी को पता है कि हम कुकिंग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। जैसे भारत के अंदर जो फार्मिंग लैंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। जैसे आप देखते हैं कि एक पर्सन है, इसके आगे 4 बच्चे हुए, तो ये आगे जो लैंड है, मतलब मान लीजिए इसके पास 4 एकड़ जमीन थी, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, सबके पास 1-1 एकड़ आया। और अब इन 4 भाइयों के आगे 2-2 बच्चे थे, तो ये फर्दर आपका लैंड डिवाइड होता गया, जिसकी वजह से जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी कम होती गई भारत के अंदर एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो इसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर जो फार्म लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब देखिए ना, लैंड फ्रेगमेंटेशन हुई तो क्रॉप की प्रोडक्शन लेवल तो कम हुई, क्योंकि देखिए क्रॉपिंग एरिया कम होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक बाउंड्री डेवलप करनी पड़ेगी, तो ये आपका एरिया वेस्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी ये एरिया वेस्ट हो गया। तो ये वेस्टेज की वजह से एक तो आपकी एग्रीकल्चर का एरिया कम हुआ, और दूसरी चीज यहाँ पर ये देखने को मिली कि पहले अगर हम बड़े लैंड की बात करें तो वहां पर आप खेती बाड़ी के लिए मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पर आपके पास छोटी लैंड होल्डिंग है, तो आप बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपके पास सीड्स की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की जाती है। जैसे अगर भारत के अंदर रिसर्च की बात की जाए तो व्हीट और राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि ऑयल सीड और बाकी चीज़ें जो आपकी क्रॉप्स में आती हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर आपको क्रॉप प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है ऑयल सीड की। साथ के साथ हमारे यहाँ पर क्लाइमेट वर्नेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादातर मानसून डिपेंडेंट है, और ये जो आपकी क्रॉप है, अगर बात की जाए जो ऑयल सीड्स की क्रॉप है, ये आपकी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये आपकी ना ड्राई लैंड के ऊपर क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। ड्राई लैंड मतलब जहां पर आपकी 75 सेंटीमीटर या इसके आसपास बारिश होती हो, मतलब लगभग इतनी कम। अब अगर बारिश कम होगी तो यहाँ पर आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन अगर हो भी जाती है ठीक ठाक, तो बैक एंड पे भी हमारे पास इतना सपोर्ट नहीं है। अभी आपने देखा होगा भारतीय सरकार ने काफ़ी कुछ एफर्ट डाले हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरेज जो होती है, कोल्ड स्टोरेज, उसे डेवलप कर सके। बट अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज नहीं है, तो इसकी वजह से भी हमारे काफ़ी टाइम जो ऑयल सीड्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं अगर पड़े भी हों तो। इसके अलावा हम इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और गवर्नमेंट की स्कीम या गवर्नमेंट का सपोर्ट इन क्रॉप्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। देखिए, अगर MSP के अंडर प्रिक्योरमेंट की बात करें तो उसमें राइट एंड वीज को सबसे ज़्यादा प्रिक्योर किया जाता है बाकी चीज़ों की तुलना में, तो ये सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे। तो इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि भाई व्हीट और राइस हो तो बेटर है। गवर्नमेंट प्राइस की अश्योरिटी दे रही है वहाँ पे। अब हाल फिलहाल की बात की जाए तो पाम ऑयल के इंपोर्ट में कमी देखने को मिली है, लगभग 15% से। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया से ये आपकी क्रॉप हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब ये ऑयल हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया से। वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये भी आपके ऑयल सीड की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर आप सनफ्लावर को इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन और रशिया से। अब क्योंकि यहां पर वॉर के कारण आपकी क्रॉप की कल्टीवेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, तो यहां आपको देखने को मिलता है कि सनफ्लावर के भी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई चल रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा, यानी CE के द्वारा। इसमें यह कहा गया कि सोयाबीन और सनफ्लावर, जितना भी हम ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल को, उनमें से सबसे ज़्यादा यही 2 हो रहे हैं। बाकी पाम ऑयल के इंपोर्ट में तो कमी देखने को मिली ही है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही कुछ जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे 2-3 चीज़ों के बारे में। देखिए, पहले हम GST काउंसिल को समझेंगे, फिर अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है हमें, इसके बारे में समझेंगे, एंड देन एंटी इन्वेजन के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले GST काउंसिल के बारे में बात की जाए तो ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A के अंडर बनी है।
इसे चेयर करते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें 1/3 आपका वोटिंग शेयर रहता है यूनियन गवर्नमेंट का एंड 2/3 आपका रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो 3/4 मेजॉरिटी के हिसाब से लिए जाते हैं, मतलब 75% आपके वोट अगर किसी चीज को मिलते हैं तभी वो डिसीजन लिया जाता है। इसमें रिकमेंड किया जाता है आपका स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। अगर बात की जाए कुछ आपके सब्सटेंस हैं जो अभी भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर नहीं आते, जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी, ऐसी सभी चीजें ये हैं जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर नहीं आते हैं। इसके साथ साथ कुछ एसेंशियल आइटम्स पे भी आपका जो टैक्स है वो कम रहता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, लस्सी हो गया, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इन पे जीएसटी की जो मात्रा है वो कम है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया जा रहा है कि भी पिछले साल जो हमारी जीएसटी की कलेक्शन थी वो लगभग 50,000 ज़्यादा रही थी हमारे एस्टिमेट से। बजट में जो एस्टिमेट किया गया था उससे 50,000 करोड़ ज़्यादा रही थी। और इस बार जो हमने फाइनेंशियल ईयर का टारगेट रखा है दैट इज 15.37 ट्रिलियन। करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के 2 मंथ्स में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा रहा है। मतलब हम उम्मीद करके चल रहे थे कि 1.5 लाख करोड़ हम इकट्ठा करेंगे, बट अभी हमने ऑन एन एवरेज देखा है कि हमारा 1.7 लाख करोड़ के आसपास हमने कलेक्ट किया है पिछले 2 महीनों में। मतलब ऑन एन एवरेज पहले मंथ में अप्रैल में हमारा 1.8 के आसपास था, अभी 1.5 से कुछ ज़्यादा ही है थोड़ा, तो लगभग इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर इकॉनमी, क्योंकि कहीं ना कहीं इकॉनमी में जो आपका लेन देन है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो इससे ही आपका जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब जीएसटी की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो दैट इज गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अब कई जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग टैक्स इन्वेजन करते हैं। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस एक चीज़ होती है, इन्वेजन दूसरी चीज़। देखिए, अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि कोई लॉ है, जैसे मान लीजिए आप पीपीएफ का खाता खुलवाते हैं, अब सरकार ने इसके तहत कुछ रिबेट दे रखी है, कुछ छूट दे रखी है, तो ये आप अवेल कर रहे हैं, तो दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इन्वेजन मतलब कि आप सरकार से अपनी कमाई छुपा रहे हैं। तो यहाँ जीएसटी में एंटी इन्वेजन के लिए कुछ एजेंडा सेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल में बातचीत की जाएगी इस बार। तो पहला आर्टिकल तो इससे डील करता था, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि इस साल जीएसटी कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, तो दैट इज द थिंग। तो इस आर्टिकल में हमें इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फेडरल बैंक और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखिए, अभी यूएसए के फेडरल बैंक ने कहा है कि भाई वो मनी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें और ज़्यादा हाइक नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ पर रेपो रेट होता है, तो यहाँ पर इनका पॉलिसी जो रेट है अभी फिलहाल के लिए थोड़ा पॉज कर दिया है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें इजाफा देखने को मिले, बट स्टिल जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकॉनमी में, हम इसे समझते हैं। देखिए, जैसे हम इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए रेपो रेट बढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर यूएसए का फेडरल बैंक भी इस पॉलिसी रेट को चेंज करता है। अभी हाल फिलहाल में जो इनकी पॉलिसी आई है उसमें इसे अनचेंज रखा गया है, मतलब पहले ही हायर इंटरेस्ट रेट पे था तो उसे हायर ही रहने दिया है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है इंडियन इकॉनमी के लिए, तो इसे हम थोड़ा समझते हैं थोड़े डीप में। जैसे मान लीजिए ये टॉम क्रूज है, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो यूएसए का सिटीजन है, यहाँ पर राजू है जो कि इंडिया का सिटीजन है। अब टॉम क्रूज इन्वेस्ट करते थे पहले लगातार भारत के अंदर, जैसे मान लीजिए $100 की हर महीने इनकी इन्वेस्टमेंट आती थी। अब पहले क्या होता था कि ये कहते थे कि भाई मैं अपने बैंक में पैसा क्यों रखूं, मेरे बैंक में मेरे को 2% का ब्याज दर मिल रहा है, अब इससे तो मेरे को पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा। और यहाँ पर राजू इन्हें 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा था, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मेरे $100 का 6% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर मैं पॉलिसी रेट को भी देखता हूँ और अगर मैं अपने यहाँ की पॉलिसीज़ को देखता हूँ तो उससे बेटर रिटर्न वहाँ पे मिल रहा है इंडिया में, तो मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब इन्वेस्ट करने के 2 जरिए रहते हैं, चाहे वो एफडीआई की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे वो एफआईआई की फॉर्म में कर रहे हो। देखिए, इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है। एफडीआई में आप मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, इस एबीसी कंपनी ने इन्वेस्ट करना है इंडिया की एक कंपनी में, जैसे नाम समझ लेते हैं इसका, श्याम सिंह। अब श्याम सिंह के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करना है इस कंपनी के अंदर, तो यहां पर ये चाहते हैं कि इसके मैनेजमेंट का भी पार्ट बने, तो वो एफडीआई कहलाएगा। अगर सिर्फ इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आया कि भाई टॉम पहले क्यों भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था। अब देखिए, टॉम को क्या हुआ कि भाई इसे अपने खुद के देश में 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने लग गया। अब कहता है यार, पहले मैं डॉलर को रुपये में चेंज करता था,
उसके ऊपर मेरा कुछ पैसा कटता था, फिर रुपये को वापस डॉलर में कन्वर्ट करना, उसके ऊपर मेरे को चार्जेस पे करने पड़ते थे। तो ओवरऑल जो मेरे को 6% का इंटरेस्ट पड़ रहा था वो एक्चुअल में मेरे को ऑन पेपर तो मतलब एक्चुअल इन हैंड तो 5% ही मिल रहा था। तो यहां पर अगर मेरा खुद की कंट्री में मेरे को 5.5 मिल रहा है या 5 भी मिल रहा है या 4.5 भी मिल रहा है, तो मैं क्यों इतनी परेशानी लूं? मैं अपने देश के अपने बैंक के अंदर ही पैसा निवेश करूं। तो इससे होगा क्या? क्योंकि अभी जो आपका अनचेंज्ड हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है यूएसए में, उससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एफडीआई और एफआईआई भारत के अंदर अब कम आएंगी, क्योंकि जो यूएसए के सिटीजन होंगे वो कोशिश करेंगे कि अपने देश में ही कहीं ना कहीं निवेश करें या इन्वेस्ट करें। अब इससे एक और चीज भी होगी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था वो सोचेंगे कि भाई अब हमारे देश में हमारे को अच्छा पॉलिसी रेट मिल रहा है, तो व्हाई डोंट वी कंटिन्यू विद इन्वेस्टमेंट इन आवर ओन कंट्री, मतलब हम अपनी कंट्री में क्यों ना इन्वेस्ट करें। तो यहां पर जो आउटफ्लो है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यूएसए के जो सिटीजन है इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन शेयर बाजार से अपना पैसा वापस खींचने लगेंगे। अब अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की जो शेयर मार्केट है वो गिर सकती है, मतलब क्रैश कर सकती है। इसके साथ साथ जो डिमांड है डॉलर की वो बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डॉलर में डिमांड करेंगे। अब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो इससे रुपये की जो वैल्यू है वो रुपये की वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट होगी, कम होगी, और इससे जो इंपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे। अब आप सभी को पता है जैसे हम क्रूड ऑयल में 85% हम इंपोर्ट करते हैं, वेयर एज अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल की, इसमें भी ऑलमोस्ट 60% हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ आपको समझना होगा कि हम बहुत सी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट महंगा होगा तो इससे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको आर्टिकल का पूरा कंटेक्स्ट समझ में आया हो, क्योंकि इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होना है इसी के ऊपर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यूएस फेड बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट रहा, उसका क्या इंपैक्ट रहा, वो अप्लाइड क्वेश्चन आता है। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आपको इस आर्टिकल के थ्रू से पूरा एक्सप्लेन कर दूं। आइए अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। देखिए, यहां आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, भारत के इंपोर्ट बिल्स तो वहीं के वहीं हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसमें गिरावट देखने को मिली है, बट एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जैसे आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में यूएसए में थोड़ा रिसेशन आया है, मतलब थोड़ी सी इकॉनमी उनकी स्लो डाउन हुई है, और यूरोप में भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ जो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी हुई हैं, इसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। अब इंपोर्ट वहीं का वहीं है, मतलब आपको डॉलर में पेमेंट करनी है, डॉलर की रिक्वायरमेंट वहीं की वहीं है, बट डॉलर की इनकमिंग कम हो गई, तो इसकी वजह से इंडियन रुपये की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो रही है, और जिसके कारण हमारा इंपोर्ट और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो यहाँ इन टोटल अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में घबराने की बात नहीं है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज ही होगा। अब यहाँ आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, हमने कितना एक्सपोर्ट किया माइनस कितना हमने इंपोर्ट किया, ये जो आपका आंसर आता है ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ये नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट है। अगर पॉजिटिव में आता है तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है। जैसे चाइना का सरप्लस है हमारी तरफ, हम चाइना के साथ डेफिसिट में चल रहे हैं। अब यहाँ पर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट जो कि डे टू डे सामानों को खरीदने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई टीवी मंगा रहे हैं बाहर से, तो ये आपका विजिबल आइटम होगा, तो विजिबल में सभी गुड्स आ जाते हैं। जैसे आपने कोई आईफोन बाहर से मंगाया, आपने कोई मैकबुक बाहर से मंगाया, टीवी मंगाया या कुछ भी मंगाया बाहर से, कोई ऐसी गुड्स जो जिसे आप महसूस कर सके, तो ये विजिबल आइटम में आता है आपके करंट अकाउंट के। इसके अलावा इनविजिबल में भी आपकी कुछ चीज़ें आती है, जैसे इनकम। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी कंपनी में आपने निवेश कर रखा है, एग्जांपल देता हूं, जैसे टाटाज ने रेंज रोवर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट आया, मान लो वहाँ से कोई किसी को लोन उधार दे रखा है टाटाज ने, तो वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आया, या किसी कंपनी में उन्होंने शेयर ले रखे तो वहाँ से कोई डिविडेंड आया, किसी पर्सन ने शेयर खरीद रखे तो वहाँ से डिविडेंड आया, तो वो सभी इनकम पार्ट में आ जाते हैं। तो ये आपका इनविजिबल का पार्ट है। इसके अलावा सर्विसेज, जैसे मान लीजिए हम बीपीओ की सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देते हैं, ये भी आपका इंडिविजुअल का ही पार्ट रहता है। इसमें लास्ट आता है आपका ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि हमेशा जो चीज़ें होती हैं टू वे होती है। आप किसी को कोई सामान देते हैं, उसके बदले में कोई आपको पैसा देता है। अब यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट में होता है वन वे पेमेंट, जैसे रेमिटेंसेस। आपने अपने माता पिता को पैसे भेजे, आप यूएसए रहते थे, आपने अपनी मम्मी को पैसे भेजे कि ठीक है आप घर के खर्चे के लिए पैसे इस्तेमाल कर लेना, तो दैट इज रेमिटेंसेस। उसके एवज में आपको कोई सर्विसेज नहीं मिलेंगी,
तो दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। किसी ने किसी को डोनेशन दी, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, इसको कोई फॉरेन फंडिंग आई है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। किसी को कोई गिफ्ट मिला है, जैसे मान लीजिए मैं विदेश में नहीं रहता बट मैं इंडिया में रहता हूँ, जैसे इंडिया में मेरा कोई कजन आया बाहर से और उसने आके मेरे को कोई गिफ्ट किया, तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट। तो ये सभी आपके करंट अकाउंट के पार्ट है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के पार्ट है। बट कैपिटल अकाउंट में आपकी लॉन्ग टर्म चीजें आती हैं, जैसे यहां पर आपका पहला आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जैसे कि एफडीआई। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आप मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है, आप कंपनी के शेयर्स खरीद के उसके पार्टनर बन जाते हैं। एफआईआई, यहां पर आप सिर्फ शेयर खरीदते हैं, आप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुई। तो ये सभी भी आपके इन्वेस्टमेंट के ही पार्ट रहते हैं। इसके अलावा लोन्स में आपके जैसे सॉवरेन लोन्स होते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट से उधार लिया, या आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, किसी प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट इंडिविजुअल ने बाहर से कोई लोन लिया। साथ के साथ जैसे एनआरआईज ने, लास्ट जो है आपके कैपिटल अकाउंट में एनआरआईज ने एफडी अकाउंट खुलवा लिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लिया भारत के अंदर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा था। तो दैट इज ऑल्सो अंडर योर कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इन सभी चीजों को, करंट और कैपिटल अकाउंट को एक साथ देखते हैं और यहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि ये सरप्लस में है कि ये डेफिसिट में है। तो इस आर्टिकल में आपका इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सेबी की, और अभी इसने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे यहां आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेबी है क्या। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में बनी थी। इसका काम है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट और रेगुलेट करता है आपके स्टॉक मार्केट को। अभी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि भाई ये सिर्फ डेट सिक्योरिटी ही प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आती है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल्स, या आपके सॉवरेन बॉन्ड्स हैं जो लिस्टेड हैं वो, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है वो, ये सभी चीजें आएंगी आपकी। आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा सेबी के साथ। इसमें आप स्टॉक ब्रोकर की कैटेगरी में आएंगे, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह की सर्विस देना चाहते हैं, और यहां आप डील करेंगे डेट सेगमेंट के स्टॉक एक्सचेंज से। तो डेट और इक्विटी में फर्क होता है एक, बेसिकली मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, उधार जब आप किसी को देते हैं ना, तो उसमें असल अमाउंट तो वापस आती ही आती है, और मंथली आपको जो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आता है। बट इक्विटी में ना आप कंपनी के पार्टनर बन के, मतलब पार्ट बन के, अब उसमें अगर मान लीजिए कोई कंपनी फेल होती है तो डेट उधारी है वो तो वापस आएगा, बट इक्विटी क्योंकि आप उस कंपनी के अंदर पार्टनर थे, अगर कंपनी डूबी तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहां पर इक्विटी में रिस्क ज्यादा रहता है, डेट में आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम रहता है। तो इस चीज में इन दोनों में ये फर्क है थोड़ा। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली डिफेंस इंडिया डायलॉग कंडक्ट करा गया था आपके स्ट्राइव थिंक टैंक के द्वारा। अब इस डायलॉग में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि भाई आने वाले समय में हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये हमारी आने वाले समय की ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप डिफेंस सेक्टर में अगर किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो इससे इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, मान लीजिए कल को हमारी लड़ाई हो जाती है चाइना के साथ। अब चाइना के साथ हमारी लड़ाई होती है और रशिया काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है कि वो चाइना का साथ दे या इंडिया का साथ दे। अब क्योंकि चाइना के साथ अभी की बात करें तो इनके ट्रेड रिलेशन हमसे कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, तो यहाँ चाइना उनके लिए एक फिजिबल पार्टनर दिखता है उन्हें। अब इंडिया को हो सकता है कि उस समय रशिया दरकिनार कर दे। वैसे देखने में लगता तो नहीं है कि रशिया ऐसा करेगा, बट इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे ही रहते हैं। अब मान लीजिए अगर हाइपोथेटिकली ऐसा होता है तो हमारा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होना ये हमारे लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनका विजन ये था, इन्होंने 2020 में जब कोविड आया था तो उस समय जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन देखने को मिला था वर्ल्ड ओवर, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और इसमें हमें 4 L's के ऊपर फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले हमें लैंड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, लेबर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, लिक्विडिटी यानी मनी को इंश्योर करना है ताकि हम अलग अलग बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें, और लॉ को इंश्योर करना है कि इस तरह से हम मोल्ड कर सकें ताकि आने वाले समय में हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा बिल्ड कर सकें। अब इसके 5 पिलर्स हैं, दैट इज डाइव्स। डाइव क्या है? D फॉर डिमांड, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, V फॉर वाइब्रेंट डेमोग्राफी, E फॉर इकोनॉमी एंड S फॉर सिस्टम। देखिए, हमें इंडिया के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करनी होगी। अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है मान लो हमारे पास, बट हमारे पास वो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है जिससे हम, या आप ये कह सकते हो लेबर फोर्स नहीं है जिससे हम काम करवा सकें।
तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें चाहिए वाइब्रेंट डेमोग्राफी। अब इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इस तरह के प्रावधानों को सपोर्ट कर सके, और इसके लिए पूरा का पूरा हमें सिस्टम रिवैम्प करना पड़ेगा। तो ये इसके 5 मेजर पिलर्स हैं। यहाँ भारत का एम ये है कि हम भारत को और भारत के लोगों को सेल्फ रिलायंट बना सके हर सेंस में। अब इसके लिए हमें रिफॉर्म लाने होंगे, जैसे सप्लाई चेन के अंदर टैक्सेस को और ज़्यादा रिफॉर्म करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ताकि हम चाइना जैसी कंट्री जो इतनी सारी FDIs को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अट्रैक्ट कर पा रही है, अपने यहाँ पर बहुत सी कंपनीज ला पा रही है, हम सेम उसी लाइन पे अपने देश में अलग अलग कंपनीज को इन्वाइट कर सकें। हमें टैक्सेस को क्लियर और सिंपल रखना पड़ेगा, ताकि कम से कम डिस्प्यूट जनरेट हो। अगर डिस्प्यूट कम होंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे हम कंपनीज को, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज भारत के अंदर निवेश करेगी। इसके अलावा इन कंपनीज को काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिएगा, और उसको कैपेबल बनाना ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। यहाँ पे लास्ट में हमें स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत में निवेश आएगा, अब उससे सेविंग भी क्रिएट होगी, बट आगे चलकर इन बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें और ज़्यादा पैसा चाहिएगा। तो अगर हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिकली हम और ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकेंगे और बूस्ट कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी को। तो आत्मनिर्भर भारत में एक्चुअल में हमारा जो कहना है कि वो ये है कि हम किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके इंडियन गुड्स से रिप्लेस नहीं करना चाहते। हम भारत में इतना गुड्स क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर इंडियन गुड्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो सके। तो इस टॉपिक में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। देखिए मणिपुर का हमने मैप तो पहले ही देख लिया है, अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए रिसेंट टाइम में आपको पता है कि जो यहाँ पर मिती ट्राइब देखने को मिलती थी, प्लस जो आपकी कुकी ट्राइब है, इन दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, जिसकी वजह से स्टेट में राइट्स लाइक सिचुएशन थी, मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। अब ऐसी हालतों में इकोनॉमी तो यहाँ पर वर्क नहीं कर रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं, जो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो लगभग बंद रहेंगी। अब ऐसी केसेस भी जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा था, तो उनके लिए बैंक लोन चुका पाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पर उन लोन्स को रीस्ट्रक्चर और रीशेड्यूलिंग के लिए स्टेट ने कुछ प्रोविजंस इन्वोक किए हैं RBI के। अब RBI के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए कि RBI एक्ट 1934 के तहत RBI को पावर मिलती है। ओरिजिनली ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, बाद में इसे नेशनलाइज कर दिया गया। अब इसके फंक्शंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो नोट्स हैं, जो करेंसी हम इशू करते हैं, यानी कॉइन्स नहीं, सिर्फ नोट्स, इनकी प्रिंटिंग का काम आपके RBI के पास है। ये बैंकर्स का बैंक है, मतलब SBI RBI के पास ही आपका आके पैसे मांगता है। अगर इनकेस इन्हें कभी ज़रूरत हो या बैंक के पास कोई सरप्लस मनी है, तो वो भी इन्हीं के पास आके जमा होती है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू गवर्नमेंट करती है, बट गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसे बेचता RBI है। फिर भारत के अंदर जो एक्सचेंज रेट है, इसको मेंटेन करने का काम भी इसी को दिया गया है, RBI को। अब इसे कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़ा है, अब मान लीजिए डॉलर जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है। तो यहाँ पर हम मार्केट में अपने फॉरेक्स अकाउंट में से कुछ डॉलर्स निकाल के मार्केट में इंड्यूस कर देंगे, जिससे डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा और इससे रुपी की वैल्यू स्टेबलाइज होती है। तो कहीं ना कहीं ये मैनेज करता है आपके फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को भी। अब इसके अलावा इन्हें जिम्मेवारी ये भी दी गई है कि आप कैसे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हैं, यानी आप प्राइस जो स्टेबिलिटी है उसके लिए किस तरह से वर्क करेंगे। अब देखिए आपको सभी को पता होगा, इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का भी अपना रोल है और साथ के साथ RBI का भी है, सेंट्रल बैंक का भी है। तो इसी जिम्मेवारी को निभाने के लिए टाइम टू टाइम आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। लास्ट चीज़ जो आपको ये याद रखनी है कि मान लीजिए एक बैंक है XYZ, अगर ये बैंक डिफ़ॉल्ट करने की कगार पे है, अगर इसे कुछ पैसे चाहिए, तो यहाँ पर RBI इनकी मदद करता है और इसी को कहा जाता है कि ये लेंडर है लास्ट रिजॉर्ट का। अगर कोई बैंक को बहुत अर्जेंसी में पैसा चाहिए तो वो RBI से आके पैसा उधार ले सकता है, और ये कंट्रोल करने के लिए आपका रेपो रेट वगैरह रहता है, या आपको या बैंक रेट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में बात की गई है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में। अभी इसने ये बताया है कि वर्ल्ड एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका है इन्फ्लेशन की फाइट में। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्या कहना ये चाहते हैं? देखिए अभी जो आपके रेपो रेट्स हैं, हर फेडरल बैंक ने बहुत ज्यादा हाई कर रखे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये बहुत लंबे समय तक इसी फेज में रहे, मतलब बहुत ज्यादा हाई आपके रेपो रेट रहे, तो इसकी वजह से
इकोनॉमी में बहुत सीरियस चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे आपने सिलिकॉन वैली बैंक को फेल होते हुए देखा है, ऐसे ही आपको बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होते हुए दिखेंगे। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, बैंक को इनकम कहां से आती है? जब वो किसी को लोन देता है। अब अगर लोन बहुत ज्यादा महंगा होगा तो इसकी वजह से कम लोग लोन लेंगे। अब क्योंकि कम लोग लोन ले रहे हैं तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम साइड डिक्लाइन करेगी। बट अगर एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट कराने की कोशिश करेंगे या एफडी कराएंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो इनकम साइड है और जो आपकी एक्सपेंडिचर साइड है, इसमें मिसबैलेंस क्रिएट होगा और जिससे बैंक्स कोलैप्स कर सकते हैं। अगर बात की जाए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1930 में। ये ओन किया जाता है 30 सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, जो कि 95% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है और ये सेंट्रल बैंक का बैंक है। अगर आपने अभी तक इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा इन्होंने कई नॉर्म्स रिलीज किए जिसे बेसल नॉर्म भी कहा जाता है। अब ये बैंकिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और टाइम टू टाइम जो आपका ये BIS है इसे अपडेट भी करता रहता है। अभी बेसल नॉर्म 3 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां इन्फ्लेशन की बात हुई है तो इन्फ्लेशन को भी समझ लेते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन को समझना बहुत सरल है। मान लीजिए 2022 में 1 किलो आम की कीमत थी 100 रुपए। अब सेम क्वालिटी सेम फीचर्स वाला आम आज 2023 में ये 110 रुपए का बिक रहा है। तो यहां पर ये जो 10 रुपए है ये आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। मतलब कभी भी किसी कॉमोडिटी के जनरल प्राइस में आपको राइज देखने को मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। अब ये 2 कारणों से होती है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब जब भी इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होगी और उसके कारण जब आपको इन्फ्लेशन देखने को मिले तो इसे कहा जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके पीछे जनरली कारण ये रहता है कि लोगों के हाथ में मनी ज्यादा हो तो आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। इसके लिए मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कटौती की है तो इसकी वजह से लोगों के इन हैंड कैश ज्यादा बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपए है और इस पे मैं 10 रुपए पहले टैक्स भरा करता था, बट अब गवर्नमेंट ने टैक्स घटाकर 5 रुपए कर दिया है तो अब मुझे 95 रुपए बचेंगे। अब इन 95 रुपीज में मैं और बहुत सी चीजें कर सकता हूं। मतलब यहां पर मेरे को 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आप इस तरह से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब जब भी लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन रहेगी। मान लीजिए अगर किसी इकोनॉमी में बहुत सस्ती दरों पे लोन मिल रहा है तो वहां पर भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेके गाड़ियां खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे, तो इससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर मान लीजिए आपका पे कमीशन का कोई नया वर्जन लॉन्च हुआ है, यानी 7th पे कमीशन अगर आपका लॉन्च हुआ है, इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसे कहा जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी तरह एक होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके लिए एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो बढ़ गई। अब क्रूड ऑयल की जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये एक इनपुट फैक्टर है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसे हम यूज करते हैं एक सामान को दूसरी जगह पर भेजने के लिए। अब यहां अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस है वो प्रोडक्ट महंगा होगा, बट इसमें इनपुट कॉस्ट की जो बढ़ोतरी है इसकी वजह से सामान महंगा हुआ है तो इसे कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए जैसे लेबर की शॉर्टेज चल रही है, अब इसकी वजह से आपको करना यह पड़ा कि आपको लेबर को ज्यादा पैसा पे करना पड़ा, तो इससे भी आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी और इसे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डाला जाता है। भारत के अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है स्टार्टअप्स के अंदर, जहां पर हमें कुछ ज्यादा यूनिकॉर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं इस बार भारत में। अगर यूनिकॉर्न्स की बात की जाए, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वर्थ $1 बिलियन हो। ऐसी एक आपकी गेजल कंपनी होती है जिसमें 500 मिलियन की वर्थ होती है और चीता कंपनी में $250 मिलियन की वर्थ रहती है। अगर बात की जाए पिछले साल की तुलना में इस साल भारत में एक यूनिकॉर्न कम हुआ है। पिछले साल 84 यूनिकॉर्न्स थे, इस बार 83 हैं। वेयर एज चीता के नंबर थोड़े इस बार इंक्रीज हुए हैं। चीता जानवर नहीं, यहाँ पर कंपनीज की बात हो रही है जिनकी वर्थ $250 मिलियन के आसपास रहती है। अब यहाँ फंडिंग विंटर के बारे में एक टर्म यूज की गई है। तो ये फंडिंग विंटर का मतलब होता है जब आपको इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा हो, वो निवेश करना नहीं चाहते हो, तो इसे कहा गया है इन्वेस्टर्स विंटर। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस आपके आस्क प्राइवेट वेल्थ ने। इस इंडेक्स का नाम है इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के अंदर बेंगलुरु आपकी स्टार्टअप कैपिटल है। मतलब सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आपको यहीं देखने को मिलते हैं।
एक दो चीजें जो आपको नोट डाउन करनी है यहाँ पे। देखिए, चाइना में सबसे ज्यादा आपको यूनिकॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं अभी इस साल डेवलपिंग कंट्रीज में। अराउंड 1000 आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं चाइना के अंदर। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में भारत में भी यूनिकॉर्न्स का नंबर 200 से पार हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये होता है कि जब हम लिविंग चीज को, किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फर्टिलाइजर। देखिए, वैसे तो हम केमिकल्स का बहुत सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा हम यूरिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब यूरिया के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण जो हमारी जमीन है, यानी जो लैंड है, इसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, यानी जो प्रोडक्शन लेवल है खेती का वो कम होता जा रहा है। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि यूरिया के यूज के कारण जो केमिकल हैं वो हमारी बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कैसे अपनी जमीन को बचाएं, यानी सॉइल को बचाएं, सस्टेनेबल और बैलेंस फर्टिलाइजर के यूज को प्रमोट करें, और हम एक केमिकल के ऑल्टरनेटिव को यहां पर डेवलप करने की कोशिश करें। मतलब यहां पर हम जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसे इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि वो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज करें, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि एक्चुअल में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, हम उनके ऊपर फोकस कर सकें। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, दैट इज PM प्रणा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। स्कीम के तहत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत के अंदर केमिकल फार्मिंग को हम कम से कम कर सकें। अब यहां पर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चले जाएंगे, मैं ये तो नहीं कहना चाहता। इस स्कीम का मकसद ये है कि हम जैसे गोवर्धन प्लांट्स होते हैं, अब इसमें से आपके फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकलते हैं, या लिक्विड फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकलते हैं, या फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर निकलते हैं। हम इन्हें प्रमोट करना चाहते हैं कि ये एग्रीकल्चर में हम यूज करें। अब इसके लिए हम मार्केट डिमांड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे इन प्रोडक्ट्स के लिए किसानों को। इसके साथ साथ हम इस समय ये भी फोकस कर रहे हैं कि जो यूरिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, अब एकदम से तो ये नहीं हो सकता कि 100 लोग यूरिया यूज कर रहे थे अब एक भी नहीं करेगा, सब एकदम से एक चीज के ऊपर आपके शिफ्ट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं होगा। तो हम यहां पर अभी भी कंटिन्यू करेंगे जो सब्सिडीज हम प्रोवाइड कर रहे थे यूरिया के ऊपर। बट अगर कोई भी स्टेट यूरिया को प्रमोट नहीं करती है और इससे कुछ पैसा बचेगा, तो वो पैसा उन्हें एज ए इंसेंटिव दिया जा सकता है। साथ के साथ किसानों को भी यहां पर इंसेंटिवाइज यानी प्राइस देने की बात की गई है इस स्कीम के अंडर। इस स्कीम के अंडर हम लगभग 3 लाख करोड़, या आप ये कह सकते हैं लगभग 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। चाहे यहां पर हम मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दें, या हम 8 ऐसे नैनो यूरिया प्लांट्स को भी डेवलप करने की यहां पे बात कर रहे हैं, जो आने वाले समय में यूरिया की यूटिलाइजेशन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। देखिए, अभी तक जो हम यूरिया यूज करते थे वो 50 या 20 किलो के कट्टों में आते थे। अब इसमें हम यूरिया को ओवर यूटिलाइज कर देते थे, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी आपके वाटर में, जहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता था। अब एल्गल ब्लूम क्या होता है? जब भी किसी पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती है तो इसमें जो आपकी एल्गी है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, जिससे कि उस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के कारण वो पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम यहां पर ये चाहते हैं कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम, जैसे पत्तों में रिक्वायरमेंट है अगर न्यूट्रिएंट पहुंचाने की, तो हम डायरेक्ट स्प्रे करके वहीं पर इनको पहुंचा दें, ताकि कम से कम एक तो यूरिया का इस्तेमाल हो और इसकी वेस्टेज भी कम हो, क्योंकि हम यूरिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, ऑल्दो इसके बाद एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीडफ्लेशन के बारे में। तो वो ग्रीडफ्लेशन भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशन मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ग्रीडफ्लेशन क्या होती है वो बाद में आपको लास्ट में समझा दूंगा। देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं राइस की, वीट की, या तूर की दाल की, शुगर की, मिल्क की, टी की, सॉल्ट, पोटैटो, अनियन, टमाटो, इन सभी के दाम पिछले कुछ सालों में, अगर बात की जाए पिछले 5 सालों में, मिनिमम 12 से 80% तक इंक्रीज हुए हैं। जैसे अगर बात की जाए राइस के प्राइस की, तो 5 सालों में लगभग 30% से इंक्रीज हुए हैं। सेम वीट के प्राइस 35% से इंक्रीज हुए हैं। अगर बात कीजिए तूर की दाल के दाम की, तो यहां पर आपको याद रखना है ये 80% से ज्यादा आपका इंक्रीज हुआ है इसका प्राइस। तो यहां जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है ये काफी लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल रही है।
हालांकि अभी के टाइम पे आपको इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, बट स्टिल ये जो इन्फ्लेशन आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर सकती है। अभी हमारा जो आर्टिकल का मेजर मकसद रहा है वो डिस्कस करना रहा है टमाटो इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि अभी फिलहाल हमें टमाटो में बहुत ज़्यादा रेट में उछाल देखने को मिल रहा है। आज की डेट में 1 किलो टमाटर 100 रुपये का बिक रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अप्रैल और मई में आपकी बम्पर प्रोडक्शन हुई थी टमाटो की, जिसकी वजह से जो प्राइसेस थे टमाटो के वो कम हो गए, मतलब टमाटर के जो प्राइस थे वो घट गए। अब उसके बाद थोड़ा बहुत हीट वेव का इम्पैक्ट रहा और कुछ पेस्ट अटैक यहाँ पर आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से अब ये जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो गया। और साथ के साथ जो ये प्राइसेस क्रैश हुए थे, इसकी वजह से भी फार्मर्स ने इस क्रॉप को कम उगाया। तो अभी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, बट डिमांड उतनी की उतनी, तो इसकी वजह से अभी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। साथ के साथ टमाटर आपका एक पेरिशेबल गुड है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब क्योंकि ये पेरिशेबल गुड है, इसे स्टोर करके बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, और अभी सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा हर साल आप बारिशों में देखते हैं, यानी मानसून सीजन में, कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है और बहुत सी खेतीबाड़ी की ज़मीन पर रेनफॉल के कारण क्रॉप बर्बाद भी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी इसका दाम बढ़ जाता है। अगर बात की जाए भारत के अंदर टमाटर की, तो इसकी 2 क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एक राबी क्रॉप जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में अप्रैल और अगस्त मंथ में हार्वेस्ट की जाती है, मतलब उस समय ये मार्केट में पहुंचती है। इसके अलावा खारिफ क्रॉप के तौर पे यूपी और नासिक में इसे उगाया जाता है, जहां पर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम रहती है। अब इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट तो हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक टर्म समझना होगा, इन्फ्लेशन क्या होती है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब भी आप किसी कॉमोडिटी के जनरल प्राइस में इंक्रीज देखें। फॉर एग्जांपल, आज आम की कीमत है 200 रुपये, अगले साल सेम जून मंथ में अगर इसकी कीमत 250 रुपये है और सेम ही आम है, कोई क्वालिटी वगैरह किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है आपका इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन 2 कारणों की वजह से होती है, जैसे यहाँ पर आप सप्लाई की कमी के कारण टमाटर के प्राइसेस में इन्फ्लेशन देख रहे हैं, और दूसरा होता है कई बारी इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो और लोग चीज़ें डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उस समय आपको इकोनॉमी में डिमांड साइड इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात कर लेते हैं ग्रीडफ्लेशन के बारे में भी। देखिए, ग्रीडफ्लेशन का मतलब होता है जब ग्रीड के कारण, मतलब लोगों के लालच के कारण आपको इन्फ्लेशन देखने को मिले। अब इससे मिलती जुलती कई और टर्म्स भी हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन। कई बारी डिफ्लेशन से डिसइन्फ्लेशन में आप कंफ्यूज करते हैं। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब आपकी इन्फ्लेशन के रेट पे ब्रेक लग गई हो, जैसे मान लीजिए पहले कोई 100 रुपए की चीज़ थी, वो 110 रुपए की बिकने लगी। अब यहाँ पर ये आपको 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में इसमें मान लीजिए महज 7% का आपको उछाल देखने को मिल रहा हो, यानी अब इसकी कीमत 117 रुपये हो गई है। तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन, मतलब आपके इन्फ्लेशन के रेट में कमी आई है। अब इसी से मिलती जुलती जो टर्म है डिफ्लेशन, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये इन्फ्लेशन का टोटली अपोजिट है। जैसे इन्फ्लेशन में दाम बढ़ते हैं, यानी 100 से 110 रुपये हुआ, इसमें 100 से 95 यानी 95 या 90 रुपये रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होता है। अब इसी तरह एक टर्म है रिफ्लेशन, जहाँ पर हम इकोनॉमी के अंदर इजी मनी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, मतलब हम यहाँ पर एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट इसकी वजह से क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जा रहा है, हमने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, इसकी वजह से आपको इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, तो इसे रिफ्लेशन कहा जाता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था, ये टर्म्स आपको समझनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। देखिए, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने लगभग $700 मिलियन की एक डील साइन करी है श्रीलंका के साथ। तो यहाँ पर हमारे लिए वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इन दोनों को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बात की जाए, ये दोनों ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके IMF का फंक्शन ये है कि ये ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी कॉपरेशन को इम्प्रूव करता है, साथ के साथ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करता है कि कैसे दुनिया में इसे सिक्योर किया जा सके। इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसको प्रमोट करता है आपका, एंड यहाँ पर ये कोशिश ये करता है कि कैसे रिड्यूस कर सके पॉवर्टी को, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक में ग्रोथ देखने को मिल सके, कैसे ये एडवाइस कर सके डेवलपिंग कंट्रीज को कि उनकी जो डेवलपमेंट का पाथ है वो थोड़ा ईजी हो सके। अगर कोई कंट्री IMF का मेंबर नहीं है तो वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का भी मेंबर नहीं बन सकते, यानी वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं बन सकते। वर्ल्ड बैंक की एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है ये।
अब बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रेटन वुड से ही निकल के आया था ये। पहले इसका नाम था IBRD, जो कि 1944 में सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि यूरोप के अंदर हम कैसे डेवलपमेंट ला सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो उस डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए कैसे हम बेटर वे में इस एरिया को डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस था आपके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। अभी हाल फिलहाल में आपके 189 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है। इसकी कई रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की आपको पता होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी, बट अभी के लिए ये बिजनेस रिपोर्ट बंद कर दी गई है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सभी आपकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट कह सकते हो। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बिजनेसेस होती हैं, उनके लिए मदद के लिए काम करती है ये। देन यहाँ पर आपको याद रखना है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। देन लास्ट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ऑल्दो इंडिया ये जो लास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेंबर नहीं है। वर्ल्ड बैंक में सबसे हाईएस्ट शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपके USA का रहता है, दूसरे नंबर पे जापान, फिर जर्मनी, UK एंड फ्रांस। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।